नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी और शाह ने ठगा नहीं। जी हाँ, ये हमारे बिहार में एक कह सकते हैं कि एक प्रचलित कहावत है। और ये कहावत ऐसे व्यक्ति के लिए है जो बहुत मतलबी व्यक्ति होता है। समय के साथ आपके साथ जब उनको ज़रूरत है तो आपके साथ हो जाएंगे, और जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हुआ तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ बिहार में कहता है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको फलाना बाबू ने ठगा नहीं। तो क्या वाकई में मोदी और शाह की जो राजनीतिक शैली है वो शैली बिहार के उन्हीं बाबुओं की जैसे हैं जो बस मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और फिर कहीं मुलाकात हो गई तो ऐसे नज़रें झुकाएंगे या ऐसे नज़रें चुराएंगे जैसे लगता है कि पहले कभी हमारी आपकी मुलाकात ही नहीं हुई है। जी हाँ, हम शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं। आज महाराष्ट्र का राजनीति जहाँ खड़ा है, शिंदे, एकनाथ शिंदे आज कहाँ है? आज एकनाथ शिंदे सहित तमाम वो लोग शिव सैनिक, सांसद और विधायक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि जिस तरीके से कभी शिंदे उद्धव ठाकरे को आईना दिखा रहे थे, आज ठीक उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस आईना दिखा रहा है एकनाथ शिंदे को। गए तो 30 विधायकों की सदस्यता गई है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए। मतलब कि जब जरूरत तब तैसा, जिस समय में जिसकी ज़रूरत है उसका हम पैर भी पकड़ लेंगे, ज़रूरत ख़त्म हुआ तो कैसे कब टीक पकड़ लेंगे उसकी समझ इनको है। महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखकर समझ सकते हैं। महाराष्ट्र कोई नया एक उदाहरण नहीं है, दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं भारतीय राजनीति के। आडवाणी कहाँ हैं देख ही रहे हैं। आडवाणी से बेहतर उदाहरण कौन हो सकता है? जिस आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या नहीं किया। वाजपेयी जी तक किससे लड़ गए वो आदमी, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही सबसे पहले अगर किसी को, एक व्यक्ति को नरेंद्र मोदी ने हाशिए पर धकेल दिया, मतलब वो व्यक्ति एक ट्वीट भी नहीं कर सकता है। आप समझ जाइए, वो व्यक्ति अब मकर संक्रांति, 15 अगस्त और 26 जनवरी को या बीजेपी का स्थापना दिवस पर बधाई संदेश भी ट्वीट नहीं कर सकता है। इस तरीके से उनकी घेराबंदी कर रखा है, कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप घर में बंद रहिए। तो ये इससे बेहतर मतलब इंसान कौन हो सकता है? फिर भी आप नहीं समझने को तैयार हैं तो नहीं समझिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार का कब वो हाल हो जाएगा किसी से छुपा हुआ नहीं है। 2-4-5 महीने बाद बहुत सारी स्थिति बदल जाएंगी। जैसी आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर मराठा वोट खींचने में अजीत पवार कामयाब नहीं हुए तो तय मानिए इनकी भी विदाई होगी। और इनकी विदाई एकनाथ शिंदे से भी बुरी होगी, ये भी तय है। ये भी क्योंकि इनका नेचर ही यही रहा है। तो ये महाराष्ट्र का हाल है। बिहार में देखिए, जिसने अपनी पूरी पार्टी को दांव पर लगा दिया, जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति के साथ आज ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात चिराग पासवान की करते हैं। चिराग पासवान शाह के इशारे पर नीतीश कुमार को कैसे हराया जाए इस रणनीति में वो शामिल हुआ। बच्चा था, राजनीतिक समझदारी नहीं थी, वो शामिल हो गया। हाँ, नीतीश को नुकसान जरूर पहुंचा है। ये भी देखिए, ये भी एक शैली है। गठबंधन नीतीश से है और नीतीश कैसे कमजोर हो इसकी रणनीति बन रही है। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। मतलब नीतीश के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, 2020 का विधानसभा चुनाव, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और नीतीश कैसे कमज़ोर हो इसके लिए चिराग पासवान से विषाद भिजवा रहे हैं। और तमाम वैसे भाजपा के नेता जिन्हें पार्टी टिकट देने से वंचित रह गया था, उन लोगों को चिराग के माध्यम से चुनावी मैदान में उतारा। चाहे वो उषा विद्यार्थी हो, राजेंद्र सिंह हो, चौरसिया हो, दर्जनों ऐसे नाम हैं। और वो लोग खड़े होकर क्या किए, सारी सीटों पर जदयू को हराने का काम किया। लेकिन सरकार बन गई, नीतीश इसको ईगो पर ले लिए और जो काम करने का साहस कोई नहीं उठाया होगा, कोई नहीं उठाया। एक समय में रामविलास पासवान राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कहीं से सदस्य नहीं थे,
मकान उनको खाली करवा सकती थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन खाली नहीं कर, कई महीनों तक इंतजार किया। फिर बिहार से उन्हें राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन उसके मकान को, जहाँ चिराग का जन्म स्थल है, जहाँ पूरी राजनीति रामविलास पासवान का जिस बंगले से होती रही, बिहार के लोगों को लगता था कि 12 जनपद अपना घर है। कहीं से भी लोग आते थे तो 12 जनपद में आसरा मिल जाता था कि हमें कुछ मदद की ज़रूरत है, चाहे एम्स हो, रेलवे हो, कहीं भी कोई मदद हो। 12 जनपद को उजाड़ दिया उन्होंने। रामविलास पासवान की मूर्ति, तस्वीर, सब कुछ सड़क पर फेंक दिया। और वो शाह जिसके इशारे पर चिराग नीतीश को कमज़ोर कर रहे थे, लाचार विचार होकर देखता रह गया, कुछ नहीं कह सका। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद नीतीश के इशारे पर उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया। चिराग अकेला हो गया, सारी पार्टी उनको छोड़कर चले गए। उनके चचा को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। मतलब अपमान की सारी हदें पार कर दी गई चिराग पासवान को लेकर। लेकिन बीजेपी की तरफ से शाह या मोदी चिराग पासवान के लिए कहीं दूर दूर तक खड़े दिखे नहीं। मतलब निकल गया। फिर पहचानते क्या है, नीतीश को कमज़ोर करना था, काम हो गया, जाइए चिराग अब आप हवा खाइए, आपसे क्या मतलब हमको, मतलब निकल गया ना। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार से दूरी बनी, अभी भी चिराग पासवान को एनडीए में शामिल नहीं किया गया। चिराग पासवान रोज बिहार आते हैं, नीतीश को गाली देते हैं, नीतीश की सरकार की आलोचना करते हैं। मतलब जितनी मजबूती के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सहारे नीतीश पर सीधा सीधा हमला चिराग बोल रहे हैं, किसी दूसरे नेता ने इस तरीके से अभी तक नीतीश पर हमला नहीं बोला है। फिर भी एनडीए में इन्हें शामिल नहीं किया गया। जब पार्टी को उपचुनाव में चिराग की जरूरत थी, पैर पकड़ के संजय जायसवाल और नित्यानंद राय उनके घर पहुंच गए कि चलिए गोपालगंज और कुढ़नी में। और इन 2 सीटों पर जीतने में बड़ी भूमिका रही है चिराग पासवान की। और चिराग पासवान ने दिखाया कि मेरी ताकत क्या है। हम चचा सिर्फ रामविलास पासवान के भाई हैं, वारिस मैं ही हूँ, और पासवान वोटर मेरे साथ हैं। ये चिराग पासवान पिछले 8-9 महीने के दौरान बीजेपी को कई बार एहसास करा चुकी है। फिर भी बीजेपी इनको एनडीए में शामिल नहीं किया। मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात 2 बार इससे पहले भी उठी थी, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस समय भी जोर शोर से चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन इनके रणनीति को समझिए। जिस चिराग ने अपनी पार्टी तक दांव पर लगा दिया जिस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति जब वो संकट में आया तो दूर दूर तक खड़ा नहीं रहा। हाँ, जब गठबंधन से हटा तो एगो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया जो सबको बढ़ाता है। आरसीपी के पीठ पर कितना हाथ दिए हुए था, लड़ाए जा रहे थे नीतीश कुमार के। जैसे ही समय खत्म हुआ, कहाँ चले गए आरसीपी, और किस तरीके से उनको पार्टी में शामिल कराया गया। जो आरसीपी नीतीश कुमार का राइट हैंड था, जदयू में नंबर 2 था, नालंदा का रहने वाला है, कुर्मी जात का है, नीतीश को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसको किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह उठा कर फेंक दिया गया। अब झांसा दिया जा रहा है कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है। अब देखिए क्या मंत्री बनाता है या क्या करता है। यही नहीं है, याद करिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव, येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से इन्होंने हटा दिया। ये किसी काम के लायक नहीं है, इनको हटाइए। और जब चुनाव का वक्त आया, सर्वे रिपोर्ट आनी शुरू हो गई और लगने लगा कि बीजेपी चुनाव कर्नाटक में मुंबई के नेतृत्व में नहीं जीत सकता है, बुरी स्थिति हो जाएगी, तो येदियुरप्पा का मूर्ति घुमाना शुरू किया। मतलब येदियुरप्पा को साफ लेके, येदियुरप्पा ही कर्नाटक है, येदियुरप्पा ही बिहार है, येदियुरप्पा ही भाजपा है। याद है ना, येदियुरप्पा को पूरे प्रदेश में घुमाया जाने लगा। आहा, येदियुरप्पा तो हमारे कुल श्रेष्ठ है। मतलब देखिए, एक शर्मिंदगी होता है कि शर्म लगता है थोड़ा भी, कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से उतार दिए, छीन लिए कुर्सी उससे, और जब जरूरत पड़ा तो सीधे उसको बुला के, घर से बुला के गाड़ी पर बिठा ली, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, और घुमाने लगे। मतलब कितना, मतलब बेशर्मी का हद है। लोग समझते नहीं हैं क्या हुआ कर्नाटक में। यहाँ देखिए, अभी जहाँ चुनाव हुआ है नॉर्थ ईस्ट में,
जिस जिस के खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बोला उनके बारे में प्रचार के अभियान में, आज उनके साथ सरकार में। जैसे एनसीपी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे एक सप्ताह पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मोदी, और आज सरकार में साथ है। और ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को हटाकर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। ये समझने की जरूरत है, यही इनका चरित्र है, चेहरा यही है कि अपनी सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब कोई लेवल ही नहीं है कि एक लेवल तक हम समझौता करेंगे या एक लेवल तक हम झुकेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब लेवल ही नहीं है, किसी भी लेवल तक ये चले जा सकते हैं। कब किससे कहाँ हाथ मिला लेंगे, कब किससे हाथ खींच लेंगे, कोई सोच नहीं सकता है। नीतीश कुमार को देखिए, अभी नीतीश कुमार इनके साथ आ जाए, इनके लिए किस स्तर पर लॉबिंग हो रहा है। खुद बात कर रहे हैं, बात नहीं बन रही तो हरिवंश को भेज रहे हैं कि आप बात करिए। हरिवंश से भी बात बनता हुआ नहीं दिख रहा है तो फिर तीसरे तरीके की मुहिम चलाने की बात हो रही है। मतलब है तो आज बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए झारखंड में। कल तक उनको दूध की मक्खी की तरफ फेंके रहते थे। जैसे ही बीजेपी चुनाव हारी, बाबूलाल मरांडी को पार्टी में शामिल कर लिए और आप प्रदेश अध्यक्ष बना लिए। क्यों हटाए थे भाई? यही है इनका चाल और चरित्र और चेहरा। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा चेहरा देश के इतिहास में नहीं देखने को मिला होगा। कई राजनीति मतलबियों का है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलबी लोग राजनीति में ज़्यादा आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन इस स्तर पर मतलबी हो कि क्या मतलब निकलते ही हम पहचान ना भूल जाए, ऐसा तो बहुत अभी तक कोई पॉलिटिशियन नहीं हुआ है। ये इनका स्वभाव है, इनका मिजाज है, क्योंकि गुजरात में इन्होंने यही सीखा है। गुजरात की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो ये बघेला के साथ, ठाकुर के साथ, पटेल के साथ एक अलग तरह की राजनीति उन्होंने खेली और एक एक नेता को दरकिनार करते चला गया। आज उस राज्य के दो मजबूत जाति, जिसका आज़ादी के बाद लगातार वहाँ मुख्यमंत्री रहे, हादसे पर पहुँच गया। इसकी शैली है, ठगने की जो शैली है ना, इस ठगने के शैली में स्वाभाविक तौर पर है। अगर बेवकूफ़ आदमी ना हो तो ठग का जीवन कैसे चलता? रोज़ाना जो लोग ठगा रहे हैं, हज़ारों लोग साइबर क्राइम में ठगा रहे हैं, इसलिए कि बेवकूफ़ आदमी की संख्या अभी भी देश में बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए दोनों का काम चल रहा है। लेकिन समझिए, इनके बारे में जो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन दोनों ने ठगा नहीं, क्या वाकई में ये एक सत्य है क्या?